विकास रंजन सर का नाम आपने न जाने कितने टॉपर्स के जुबान से सुना होगा। पिछले 16 से भी ज्यादा सालों से विकास सर सोशियोलॉजी के लिए गाइडेंस एंड टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी सोशियोलॉजी गाइडेंस ने अनेक एस्पिरेंट्स के सपनों को हकीकत में भी बदला है। यही कारण है कि हर साल कई टॉपर्स विकास रंजन सर का नाम यूपीएससी में सफल होने के बाद लेते हैं। और अगर आप भी एक सफल यूपीएससी टॉपर बनना चाहते हैं तो ट्रायम्फ आईएएस लेकर आ रहा है सीएससी 2026-2027 के लिए एक एक्सक्लूसिव बैच। ये बैच आपकी सीएससी 2026 की प्रिपरेशन के लिए एक बेस्ट बैच हो सकता है। यहां मिलेगा आपको इन डेप्थ कवरेज ऑफ यूपीएससी सिलेबस, वो भी कंटेम्पररी ओरिएंटेशंस एंड एप्लीकेशन के साथ। आपको मिलेंगे रेगुलर असाइनमेंट हर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बेहतर हो सके। हर क्लास के बाद विकास रंजन सर के साथ 1-on-1 डाउट डिस्कशन सेशन। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही कॉल करें नीचे दिए गए नंबर्स पे, या आप ट्रायम्फ आईएएस की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। डोंट वेट नाउ, जॉइन दीज एक्सक्लूसिव सोशियोलॉजी बैचेस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम यथार्थ दीक्षित है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 में ऑल इंडिया रैंक 411 प्राप्त की है। मैं इस वीडियो में सोशियोलॉजी के रिवीजन के लिए बात करना चाहूँगा और स्पेशल फोकस देना चाहूँगा सुपर शॉर्ट नोट्स पे, जो कि मैंने बनाए थे एग्ज़ाम के जस्ट पहले रिवीजन के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक सेंट डॉन बॉस्को कॉलेज लखीमपुर में कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद से। और उसके तुरंत बाद 2016 से लेकर 2023 तक मैंने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, वहाँ पे काम किया है। और 2023 में मैंने रिज़ाइन करके लास्ट अटेम्प्ट में फुल टाइम पढ़ाई की थी। तो अभी मैं स्टार्ट करना चाहूँगा सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट से। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने सोशियोलॉजी के स्कोर्स के बारे में भी बताना चाहूँगा। मैंने 3 मेंस के अटेम्प्ट लिखे हैं, और 2021 का मेंस, 2023 का मेंस और 2024 का मेंस। 2021 में मेरे 197 मार्क्स आए थे दोनों पेपर्स को मिला के। 2023 में मेरे 236 मार्क्स आए थे, और अभी 2024 में मेरे 262 मार्क्स आए हैं। तो एक कॉन्टीन्यूस इंक्रीज़ देखने को मिला है मुझे अपने मार्क्स में। एंड इस बार वाले स्कोर में पेपर 2 का स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, जिसमें 143 मार्क्स आए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं। अभी मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो सोशियोलॉजी को चुनने का रीज़न, क्योंकि मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया था, इसलिए मैंने अपना पहले अटैम्प्ट में ऑप्शनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ही रखा था। हालांकि मैंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया था उस बार का, लेकिन मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल प्रिपेयर किया था, और करीबन 9 महीने तक मैंने उसको प्रिपेयर किया। लेकिन 9 महीने प्रिपेयर करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, ये खुद में बहुत वास्ट है, और इसके अंदर कम से कम 8 से 10 सब्जेक्ट्स हैं जिनकी डीप नॉलेज ज़रूरी है। और इतने सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ करना, कंसोलिडेट करना खुद में एक बड़ा चैलेंज बन रहा था। इसलिए मैंने ऑप्शनल को स्विच करने की सोची, और फिर एक्सप्लोर किया अलग अलग ऑप्शनल्स को। और मैंने ये पाया कि सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जो कि काफ़ी कनेक्टिंग है। इसमें जो टर्म्स यूज़ होते हैं, जैसे कि फैमिली, मैरिज, सोसाइटी, ये सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको हम लोग अमूमन हर अपने दिनचर्या में सुनते ही रहते हैं। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है, और इसका सिलेबस भी कंसाइज है, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी को चुना। सोशियोलॉजी की शुरुआत मैंने बेसिकली की थी, टेलीग्राम पे मुझे वीडियोस मिले थे ट्रायम्फ आईएएस के, जहाँ पे विकास रंजन सर ने बहुत सारे टोटल कोर्स कराया था। उन्हीं से मैंने अपने बेसिक फाउंडेशन नोट्स बनाए थे। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पे सर ने बोला था कि नोट्स के साथ साथ जो उनकी बुक है उसको भी फॉलो करना रहेगा। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, क्योंकि मैं एक वर्किंग एस्पिरेंट था, और मैंने ये एज्यूम किया कि जो क्लास नोट्स हैं वो सफिशिएंट हैं, और मैंने बुक पे ध्यान नहीं दिया, और ये चीज़ बैकफायर भी कर गई मेरे साथ, जिस वजह से मुझे 197 का ही स्कोर मिला 2021 के मेंस में। और मुझे ये भी समझ में आया कि मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो कि अच्छे से क्लियर नहीं थे। इनफैक्ट मुझे गलत चीज़ें भी पता थी, इसलिए मैंने फिर और लोगों से कंसल्ट किया, और मैंने 2023 और 2024 में लेवल अप आईएएस में निषाद सिंह सर का सोशियोलॉजी का क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया। यहाँ पे सर ने
जो प्रीलिम्स के बाद का फेज़ होता है 3 महीने में, उसमें क्रैश कोर्स कराया और उसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को कवर किया। सर ने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनवाए, क्योंकि टाइम कम है इसलिए शॉर्ट नोट्स ही एक ऑब्वियस चॉइस है जो कि बनवाए जा सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट नोट्स भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए गए थे। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो मैंने पहले बेस नोट्स बनाए थे उसमें सब कुछ कवर था, पेपर 1 और पेपर 2 के सारे टॉपिक्स कवर्ड थे। लेकिन अभी ये जो मेरे पास क्रैश कोर्स में जो नोट्स बन के तैयार हुए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा बेस्ड थे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हमारे सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन हर टॉपिक इक्वल इम्पोर्टेंस कैरी नहीं करता है इन टर्म्स ऑफ वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस दैट इज़ आस्क्ड इन द रियल एग्जामिनेशन। तो हम लोगों को ये सेग्रीगेट करना होगा कि कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और उनके बेसिस पे अपने नोट्स को तैयार करना होगा। तो ये जो सेकंड मेरे क्रैश कोर्स के नोट्स तैयार हुए, ये PYQ के बेसिस पे थे, और आगे चल के मैंने 2023 और 2024 के अटेम्प्ट में इन्हीं को अपना बेस नोट्स बना लिया और इन्हीं का मैं मल्टीपल रिवीजन करता था। इसी के साथ साथ मैंने सोशियोलॉजी में 2 चीज़ें और ऐड की। यहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ले रखी थी लेवल अप IAS की, तो उसके जो भी डिटेल्ड सॉल्यूशन होते थे, क्लास में मिलते थे या हैंडआउट्स में मिलते थे, उन सबको भी मैंने अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट किया। और यहाँ की जो टेस्ट सीरीज़ थी उसको मैं यहाँ तो चेक करवाता ही था, एक और प्लेटफॉर्म है कन्वर्ट IAS, वहाँ पे भी मैं क्रॉस चेक करवाता था। तो इससे मुझे एक ही टेस्ट में मल्टीपल फीडबैक मिलते थे, तो वहाँ से भी जो फीडबैक मिले और इस इंस्टीट्यूट से भी जो फीडबैक मिले, मैं उन सबको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेता था। जितना पॉसिबल हो पाता था उनको मैं इनकॉर्पोरेट करता था। एंड ये डिपेंड करता है उन नोट्स को आंसर में लिखना है या नहीं लिखना है, इट विल डिपेंड कम्प्लीटली अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कोई चीज़ और वो जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो अगर उसको डिमांड को सूट कर रहे हैं तो मैं उसको ज़रूर लिखूंगा, नहीं तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा उस वाले फीडबैक को। अब मैं एक नेक्स्ट चीज़ बताना चाहूँगा कि नोट्स में जो सोशियोलॉजी की ये जो अभी शॉर्ट नोट्स चल रहे हैं, यही मेरे बेस नोट्स बन गए थे। एंड ये खुद में भी ये भी थोड़े बल्कि हो गए थे, क्योंकि पेपर 1 के 2 रजिस्टर और पेपर 2 के 2 रजिस्टर बन गए थे। इसमें 8 टेस्ट भी थे जिनके फीडबैक थे, तो बेसिकली नोट्स एंड टेस्ट मिला के वो चीज़ें बड़ी हो गई थी। अब मैंने यहाँ पे वही मल्टीपल हाइलाइटर का इस्तेमाल किया था, जिससे मैं बार बार रिवीजन करता था। मैंने नेक्स्ट एक जो मेजर एडिशन किया जो मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में नहीं किया था, वो था टॉपर कॉपीज़ को एनालाइज़ करना। तो यहाँ पे मैंने कई टॉपर्स को एनालाइज़ किया, जैसे वर्दा खान मैम है, दिव्यांशी सिंगला मैम है, इन सब के टॉपर्स के मैंने कई सारे कॉपीज़ पढ़ी और इनमें जो जो इम्पॉर्टेंट और अच्छे पॉइंट्स थे, बढ़िया इंट्रोडक्शन थे, वो सब मैंने अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिए। और इस तरह से मेरे जो नोट्स हैं वो और अच्छे होते गए, उनकी क्वालिटी और बढ़ती चली गई। फिर मैंने जो नेक्स्ट चीज़ इम्पॉर्टेंट की थी वो ये था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बेसिस में ही नोट्स को फोकस करना होता था, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि कई टॉपिक्स हैं जो उसमें नहीं आते थे बट उनके नोट्स हम लोग बना लेते थे। तो मैंने ये माना था कि जो अभी मेरे शॉर्ट नोट्स हैं इनसे मैं 80% ऑफ द टॉपिक कवर कर लूँगा, और अगर कुछ 20% आता है जो कि आउट ऑफ वो रहता है तो उनको मैं अपने बेस नोट्स के नॉलेज के बेसिस पे रिकॉल करने में सफल रहूँगा। तो इस तरह से मेरी सोशियोलॉजी की स्ट्रेटजी रही थी। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वो ये था कि पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस पर मैं लास्ट में आऊँगा। उसके पहले एक जो चीज़ कई टॉपर सजेस्ट करते थे वो होता था कि बहुत ही क्रिस्प नोट्स बना लेना कि आप उसको एग्ज़ाम के पहले जस्ट रिवाइज कर पाएँ। तो मैंने भी ट्राई किया वो बनाने का, एंड मैं उसको सुपर शॉर्ट नोट्स बोलता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो नोट्स की एक कॉपी में दिखाना चाहूँगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये एक छोटी सी डायरी है एंड इसमें मैंने कुछ कुछ लिख रखा है। ये बेसिकली कुछ नहीं है, जो मैं नोट्स पढ़ता था उनको रिवाइज करते टाइम जो कीवर्ड्स होते थे मैं बस उसको लिख देता था यहाँ पे। एंड ये नोट्स को बनाने का पर्पज़ ये था कि जिस दिन मेरा फाइनल एग्ज़ाम होगा सोशियोलॉजी का, उस दिन सुबह के टाइम पे जब मैं सेंटर पे पहुँच जाऊँगा, सुबह का टाइम 1-1.5 घंटा मेरे पास अवेलेबल होगा, तो मैं पेपर 1 को पूरा रिवाइज़ कर लूँगा इसी कीवर्ड्स को देख के। और सेम पेपर 1 होने के बाद जब पेपर 2 का 2 घंटे का गैप होगा, जिसमें हम लोग को लंच भी करना होता है, थोड़ा रेस्ट भी करना होता है, तो उस टाइम में 45 to 50 मिनट्स में पूरा पेपर 2 में देख लूँ, वो सारी चीज़ें भी इसमें मैंने लिख रखी हैं।
जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कुछ नहीं है, उन्हीं नोट्स में से लिए गए कुछ कीवर्ड्स हैं। और ये नोट्स जो हैं इनका गूगल ड्राइव लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, जिस पे आप लोग देख सकते हैं इसको। मैं ये एक यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इन नोट्स, ये आपको ऐसा नहीं है कि आप ये नोट्स से पढ़ेंगे एंड आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको अपने खुद के ये सुपर शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। वो आपके बेस नोट्स, आपके शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे होंगे, क्योंकि तभी आप इनको अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। जब आपने अपने बेसिक नोट्स, अपने शॉर्ट नोट्स का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया है, तब ये चीज़ काम में आती है। जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, इसमें पहला मैंने लिख रखा है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, C.W. मिल्स। तो जैसे पहला ही टॉपिक होता है, तो वहाँ पे हम लोग सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने C.W. मिल्स ने इसके बारे में बोला है। तो अब इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो मेरे शॉर्ट नोट्स या बेस नोट्स में दी हुई है, वो मैंने कई बार पढ़ रखी है। मेरा यहाँ पे पर्पस है कि बस एग्ज़ाम से पहले मैं एक बार देख लूँ, जिससे मैं एग्ज़ाम में उसको बहुत अच्छे से रिकॉल कर पाऊँ। अब जैसे मैं एक और बताता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख रखा है सोरोकिन सोशल मोबिलिटी क्लोज सिस्टम। तो जैसे हम लोग इंडियन सोसाइटी पेपर 2 की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग इनको कभी कभी कोट करते हैं, तो उन डेफिनीशन में ये इस्तेमाल हो जाता है। अब क्या होता है कि पेपर में 3 घंटे में प्रेशर और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लगता है। उस टाइम पे कई बार हम लोग बेसिक फैक्ट्स भी रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम पे ये मुझे बहुत काम आता था। मैंने जस्ट पेपर से पहले ये सारी चीज़ें देख रखी होती हैं, इस बिलीफ के साथ देख रखी होती हैं कि जब रियल पेपर आएगा तो मैं इन सब चीज़ों को रिकॉल कर लूँगा। तो मैं आप सबको एनकरेज करूँगा कि आप लोग ऐसे नोट्स बनाएं। एंड ये बिल्कुल कठिन नहीं है, ये लिटरली बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं। आप जब इनको रिवाइज़ कर रहे होंगे आपके मेंस एग्ज़ाम के करीब 20-25 दिन पहले, तो जब आप अपने नोट्स रिवाइज़ कर रहे होंगे, तो बस ऐसे ही एक छोटी सी डायरी रख के जस्ट कीवर्ड लिखते जाइए। और ऐसा भी नहीं करना है कि ओवरडू कर दें हर चीज़ का। आप ये यकीन रखिए कि वहाँ पे आप चीज़ों को रिकॉल कर लेंगे। और कुछ टेक्निकल कीवर्ड्स होते हैं, तो हमारे आंसर थोड़े से उनकी लेक्सिकॉन अच्छी हो जाती है, वो आंसर्स अच्छे माने जाते हैं। अभी नेक्स्ट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, एक पेपर अटेम्प्टिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट लगी मुझे, क्योंकि सोशियोलॉजी के पेपर में या किसी भी ऑप्शनल पेपर में हम लोग को चॉइस मिलती है कि हम लोग क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मुझे पेपर मिलता था, मैं इनिशियली ही जल्दी से सेलेक्ट कर लेता था। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंडेटरी था, तो मैं उसको पढ़ता भी नहीं था इमीडिएटली। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 6, 7, 8 जो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड होते हैं, उनको पढ़ता था। और मेरा अटेम्प्ट ये रहता था कि मैं वो क्वेश्चंस को सेलेक्ट करूं जो कि सबसे ज़्यादा स्टैटिक हैं। इसमें लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजी है। कई सारे लोग करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चंस इसलिए सेलेक्ट करता था क्योंकि इसके लिए मेरे पास मटेरियल अवेलेबल होता था। एंड मुझे ये लगता था कि एग्जामिनर के पास तो अथाह नॉलेज है, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा जिनमें मेरे पास ही नॉलेज नहीं है तो वो ईजिली शायद मार्क्स डिडक्ट कर दें। इसलिए मैं स्टैटिक क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके करता था। अभी जब पेपर अटेम्प्ट करता था तो मैं सबसे पहले जो 20 मार्कर मेरे पास सवाल होते थे, उनको मैं 6 के 6 20 मार्कर सबसे पहले अटेम्प्ट कर देता था। इसमें मुझे करीब 1 घंटा 20 मिनट से 1 घंटा 30 मिनट लग जाता था। और फिर बचे 1.5 घंटे में मुझे 13 सवाल अटेम्प्ट करने होते थे, जो कि मैं 7 मिनट एवरेज देता था सबको। और इस तरह से मेरा ये सोशियोलॉजी का पेपर कंप्लीट हो जाता था। अभी मैं 2 चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो सोशियोलॉजी का पेपर है, ये एक इन डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट चाहता है, क्योंकि ये ऑप्शनल पेपर होता ही ऐसा है जिसमें डिमांड होती है कि आपको अच्छा डीप नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर्स की एक्सपेक्टेशन भी होती है वो थोड़ी सी डीप होती है। तो आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आ रहा है आपको आंसर राइटिंग की बहुत प्रैक्टिस करनी है। जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसको आप जितना ज़्यादा ब्रेक कर सकते हैं ब्रेक कर दीजिए, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स में ब्रेक कर सकते हैं ब्रेक कर दीजिए। और फिर जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशन से स्टार्ट करिए आंसर को। अगर क्वेश्चन में 3 कीवर्ड्स हैं तो आप तीनों कीवर्ड्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, उनको डिफ़ाइन करिए। फिर अपनी हेडिंग बनाइए जो सवाल में पूछा गया है, फिर उनको एड्रेस करिए। और यदि कुछ एग्जाम्पल देना है तो दे दीजिए। एग्जाम्पल देते टाइम ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जस्ट हमें एग्जाम्पल का एक नाम लिख के छोड़ नहीं देना है। ये एज्यूम नहीं करना है कि एग्जामिनर समझ जाएंगे हम लोग क्या बोलना चाहते हैं। हम लोग को वो एग्जाम्पल देना है और उसको शॉर्ट में 1 लाइन में एक्सप्लेन भी करना है। ये एक स्ट्रैटेजी है जो बहुत काम आती है सोशियोलॉजी के पेपर में। और मैं एक लास्ट चीज़ और बोलना चाहूँगा
कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज़ लाइक बाइबल, आप उसको बहुत अच्छे से फॉलो करें और उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज़्यादा लिख सकते हैं लिख लीजिए। अगर नहीं लिख पा रहे तो उन पर ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लीजिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का ये मतलब है कि आप 2 से 3 मिनट दीजिए क्वेश्चन को, उसमें आप सोच लीजिए कि मैं ये इंट्रोडक्शन लिखूंगा, ये हेडिंग बनाऊंगा, वहाँ पे ये एग्जाम्पल दूंगा। इस तरह से अगर टाइम कम है तो चीज़ों को किया जा सकता है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को भी एंड करना चाहूँगा और मैं यहाँ पे सोशियोलॉजी की स्ट्रैटेजी और नोट मेकिंग मैंने शेयर की थी, जिसमें मैंने लास्ट मिनट रिवीजन वाया सुपर शॉर्ट नोट्स को ज़्यादा एम्फेसिस दिया था। और मैं ये बताना चाहूँगा कि सब लोग सोशियोलॉजी ऑप्शनल में अपना डीप नॉलेज रखें एंड खुद के शॉर्ट नोट्स एंड सुपर शॉर्ट नोट्स बनाएं, जो कि आपको एग्ज़ाम में रिकलेक्शन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। एंड ये कभी ना भूलें कि डिमांड से नहीं भटकना है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है हमें डिमांड के हिसाब से ही आंसर करना है। इसी के साथ मैं DKT के प्लेटफॉर्म को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक अनबायस्ड स्ट्रैटेजी मेरी प्रेजेंट करने में मेरी हेल्प की है। सो बहुत बहुत धन्यवाद DKT के प्लेटफॉर्म को। एंड मैं सारे एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट विश करता हूँ उनके फ्यूचर जर्नी के लिए।